हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए हम स्पेशल एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, जो कि हम टोटल 10 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जिसमें हम पूरा एग्रीकल्चर कवर करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सेट का आज पहला प्रैक्टिस सेट है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में टोटल 80 क्वेश्चन हम करवाएंगे, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छे हैं, लेवल के क्वेश्चन हैं, जो कि आपको महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए, जैसे कि आप एजीटीए के लिए, अभी एनएससी के लिए नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, एफसीआई, एफओ मेंस, एसटी यूपीपीएससी, बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, इन सभी समस्त परीक्षाओं के लिए, जो कि एग्रीकल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा यह टॉपिक। और वहीं आगामी मार्च अप्रैल में आपको प्रस्तावित है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा आपको एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हम सीरीज लेकर चल रहे हैं, जो कि एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस सेट हम लेकर चलाए हैं। तो हम आज शुरू करते हैं पहला प्रैक्टिस सेट। एक बार दमदारी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोग अन्य लोगों तक पहुंच सके यह वीडियो। ठीक है, तो हमारे कृषि भाइयों, ठीक है, हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे तो देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता असफल हो चुका, परंतु इसे सफल होना चाहिए। यह जिस समिति द्वारा कहा गया उस समिति के अध्यक्ष थे। तो यह कौन सा समिति द्वारा कहा गया था? भारत में सहकारिता असफल हो चुका, परंतु इसे सफल होना चाहिए। तो यह किया गया था एडी गोरवाला समिति के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। यह महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के विकास पर जोर दिया गया था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारिता, दूसरे में कृषि को, ठीक है, कृषि एवं उद्योग, जिसके अंतर्गत इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ने श्री एडी गोखला की अध्यक्षता में, ठीक है, अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की नियुक्ति की। इस समिति में सहकारी आंदोलन के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। तो उन्होंने एडी गोरवाला एक समिति थी, उन्होंने कहा कि भारत सहकारिता सफल हो चुका है भारत में, परंतु इसे सफल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय कृषि की स्थापना, राष्ट्रीय कृषि ऋण की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो यह राष्ट्रीय कृषि कोष के द्वारा यह परिचालित किया जाता है। तो आपको बताना यह कब स्थापना हुई? तो यह दीर्घकालीन परिचालन के लिए ऋण उपलब्ध कराता है कृषि के क्षेत्र में। तो यह 1955 में किया गया था। ठीक है, 1955 में। तो इसका 1955 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, यह ऋण ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित निवेश की एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में, यह उद्देश्य इसका है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम अवधि में हमारे ग्रामीण किसान भाइयों को कृषि ऋण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आता है, भारत में संसाधन कार्य के मूल्य वृद्धि का प्रतिशत है। भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि का प्रतिशत है। तो यह मूल्य वृद्धि का प्रतिशत कितना है? ये 5। ठीक है, 5%। तो मूल्य वृद्धि का प्रतिशत कितना है? 5%। भारत में जो कि संसाधन कार्य के लिए ये 5% है, और वहीं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए मूल्य वृद्धि 27% है। ठीक है, यह नेशनल फूड पॉलिसी 2019 के तहत इसको जारी किया गया था। तो इसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर अगर आ जाता है तो 27% हो जाता है, और वहीं भारत में संसाधन कार्य के मूल्य वृद्धि में 5% दिया गया है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आता है, भारत में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। भारत में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। तो भारत में फसल बीमा योजना कब शुरू किया गया? यह वर्ष 1985 में भारत सरकार ने पूरे देश के लिए व्यापक फसल बीमा योजना लागू किया। तो यह 1985 में पूरे देश में व्यापक कृषि फसल बीमा योजना प्रारंभ की। सीरियल वाइज चलने की एक ही पैनल पर जितने क्वेश्चन है उसके बारे में बताते चले।
इतना ही सीरियल वाइज चलते हैं। 5वें नंबर पर आ जाते हैं। चावल अनुसंधान निदेशालय स्थित है। चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ पर स्थित है यह? उसका नया नाम चेंज हो गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ है? कटक उड़ीसा में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ है? ये हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में स्थित है। कटक में सेंट्रल है, यहाँ पर इंडियन है। ठीक है। निदेशालय स्थित है, चावल अनुसंधान निदेशालय भी उसी को बोलते हैं, तो वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान निदेशालय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना, यह लखनऊ में स्थित है। ठीक है। 6 का ए। गन्ना प्रजनन का है कहाँ पर स्थित है? गन्ना प्रजनन, ठीक है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ठीक है। और वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में स्थित है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को कहते हैं। पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को क्या कहते हैं? पहले से ही जो हम लोग प्रक्षेत्र तैयार करते हैं, पहले से ही हम उसका आय और व्यय तैयार कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फार्म बजट। ठीक है, फार्म बजट। ठीक है, फार्म बजट उसका मतलब क्या है? प्रक्षेत्र आय व्ययक। ठीक है, प्रक्षेत्र आय व्यय जो पूरा लेखा जोखा हम तैयार कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रक्षेत्र आय व्ययक। निम्न में से कौन योजना जीवनी चक्र का घटक नहीं है? योजना जीवनी चक्र का घटक नहीं है, तो कौन कौन से घटक है योजना जीवनी चक्र के? तो सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले योजना जीवनी चक्र के घटक है तैयारी है, मूल्य निर्धारण है और जानकारी है। ये सब योजना घटक है, पर परिकल्पना योजना चक्र का घटक नहीं है। परिकल्पना योजना चक्र का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सहकारी साख संगठन में दीर्घकालीन ऋण की उपलब्ध प्रणाली है। सहकारी साख संगठन में दीर्घकालीन ऋण की प्रणाली है, तो यह कौन सी प्रणाली है? ये 2 स्तरीय प्रणाली है। ठीक है, 2 स्तरीय प्रणाली है। ये समितियां अल्पकालीन एवं मध्यकालीन दोनों प्रकार की ये ऋण प्रदान करती हैं, 2 स्तरीय है। ठीक है, यह सहकारी साख संगठन 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सहकारी साख समितियां हैं। ठीक है, और वहीं दूसरा है सहकारी भूमि विकास बैंक है। सहकारी साख समितियों में कौन सा आता है? राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और ग्राम स्तर पर कृषि सहकारी साख समिति। और वहीं सहकारी भूमि विकास बैंक में कौन कौन से आते हैं? राज्य स्तर पर केंद्रीय सहकारी ग्रामीण भूमि विकास बैंक तथा जिला स्तर या तहसील स्तर पर प्राथमिक सहकारी ग्रामीण भूमि विकास बैंक, ये सब आते हैं। तो सहकारी साख संगठन में दीर्घकालीन ऋण की प्रणाली 2 स्तरीय प्रणाली होती है। दस नंबर पर आ जाते हैं। प्रक्षेत्र योजना के भौतिक रूप में वित्तीय संबंध प्रकट करने को कहते हैं। प्रक्षेत्र योजना के भौतिक रूप में वित्तीय संबंध प्रकट करने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको? प्रक्षेत्र आय व्ययक। इसका मतलब क्या है? प्रक्षेत्र योजना के भौतिक रूप में वित्तीय संबंध प्रकट करने का मतलब है कि जो फार्म बजटिंग इसको बोलते हैं, इसका मतलब पहले से ही भौतिक रूप से वित्तीय लेन देन का संबंध जो पूरा हम तैयार कर लेते हैं, तो उसको प्रक्षेत्र आय व्ययक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र केवीके की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आप सबको पता होगा, ये बहुत ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाने वाला हर जगह। तो क्या है? 11 का सबसे पहले केवीके भारत में पांडिचेरी में खोला गया था।
ठीक है, कब खोला गया था ये? 1974 में खोला गया था। कौन सी समिति द्वारा खोला गया था ये? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की समिति थी। और ये कब का एक्ट था? 1973 के एक्ट से खोला गया था। तो समिति 1973 समिति डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, और 1974 में ये चालू किया गया था पहला। इंडिया में सबसे पहला केवी के 1974 में, तो वो पांडिचेरी केवी के। और वर्तमान समय में कुल 721 केवी के कार्यरत हैं भारत में, और वहीं सबसे ज़्यादा केवी के उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहाँ खोला गया था? वो केवी के सुल्तानपुर खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि ज्ञान केंद्र दो प्रकार की योजनाएं सुने होंगे, आप लोग पढ़े होंगे। तो जो केवीके है और केजीके दो योजनाएं चालू की गई थी, वो दोनों आईसीआर के थ्रू ही चालू किया गया था। तो वही पूछ रहा है प्रतिभूत किसने किया? तो ये आईसीआर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा यह कृषि ज्ञान केंद्र, जो कि ये योजना असफल रही, अभी भी चलता है कहीं कहीं पूरे, लेकिन केवीके एक बहुत ही सफल योजना रही और अभी भी एक कार्यरत है, जो कि जिले के सभी प्रकार के जो भी कृषि संबंधित समस्याएं केवीके से मॉनिटरिंग होती हैं। और वर्तमान में जो भी एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, उनके तहत केवीके का संचालन कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक कठिया गेहूं की प्रजाति है? तो गेहूं की आप लोग प्रजाति पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोग ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम जो ड्यूरम होता है वो माइक्रोनी, वही पूछ रहा है। कठिया गेहूं मतलब ट्रिटिकम, जो ड्यूरम होता है माइक्रोनी गेहूं होता है, उसमें पूछ रहा है कि उसमें कौन सी प्रजाति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। पीबीडब्ल्यू जो भी सीरीज चलती, पीबीडब्ल्यू 215, पीबीडब्ल्यू 343, NW 236, ये सब ट्रिटिकम एस्टिवम के वैरायटी हैं। और ट्रिटिकम ड्यूरम के वैरायटी इनमें से कोई नहीं, ट्रिटिकम ड्यूरम की वैरायटी है। इसका क्या यह गेहूं की बहुत पुरानी प्रजाति है, इसका उत्पादन नहीं करते हैं हम लोग। ये पुरानी होने की वजह से इसमें सीमित सिंचाई, सूखा क्षेत्रों में अच्छी होती थी, पर इसका जो उत्पादन क्षमता था कम था। और इसका उपयोग हम लोग करते हैं, ट्रिटिकम ड्यूरम माइक्रोनी गेहूं का उपयोग सबसे ज़्यादा इसका हम व्यावसायिक रूप से करते हैं। जो इसमें सूजी हो गया, सेवई हो गया, या अन्य प्रकार के जो भी खाद्य प्रसंस्कृत बनाते हैं, उनमें इसका उपयोग ज़्यादा होता था। और इसमें प्रमुख प्रजातियाँ कौन सी हैं? मालविका, मालविका याद रखना। और HD श्रेणी की जो आती है, HD 45, 30, ये सब होती हैं। HD 36, 52, ये सब होती हैं। और वही जयराम, मेघदूत, ये सब ट्रिटिकम ड्यूरम यानी कि कठिया गेहूं की प्रजाति होती है। और इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिए गए, तीनों ऑप्शन ट्रिटिकम एस्टिवम के दिए गए हैं। तो ये 13 क्वेश्चन मैंने बताया। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। अगली बार से हम दोनों साइड के एक ही साथ बताएंगे, तो इसमें आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर पर ना जाइए, सिर्फ आप क्वेश्चन पे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैंट एक प्रजाति है। कैंट किसकी प्रजाति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। तो आप लोग ऐसे आप लोग काट सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। सबसे पहले कैंट गेहूं की प्रजाति हो ही नहीं सकती। ठीक है, गेहूं की प्रजाति कैंट होती ही नहीं है। बरसीम की भी नहीं होती है। बचा जई और जौ, इसमें आप लोग कंफ्यूजन बहुत होगा। कैंट जो होता है वो जई की प्रजाति होती है, जौ की नहीं होती है। तो ये जई की प्रजाति होती है कैंट। ओट, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के मैदानी पर्वतीय क्षेत्रों में उगाई जाने वाली यह किस्म होती है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है, जो कि झुलसा रोग से अवरोधी होती है यह, और राष्ट्र जिसको बोलते हैं। और यह लगभग इसमें 400-500 कुंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारे का उत्पादन होता है। इसकी कौन कौन सी किस्में हैं कैंट के अलावा? कैंट के अलावा अन्य किस्में कोचमैन, UPO 94, UPO 50,
ब्रैंकटन, अल्जीरिया 19, ये सब इसकी जो जई की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतवर्ष में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या, कृषि जलवायु कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ये पूछ रहा है। भारतवर्ष में तो कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो 15 एग्रो क्लाइमेट जोन है। और वहीं ये भारतवर्ष में दिया क्वेश्चन वही ICR के अनुसार अलग है, उसको आप लोग देख लेना, उसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है। ICR के अनुसार कितने दिए गए हैं, कुल 131 दिए गए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ICR के अनुसार 131 दिए गए हैं। और वहीं कुल एग्रो क्लाइमेट जो जोन है टोटल भारत में 15 है, ये बहुत ही क्वेश्चन। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं, उत्तर प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश में 9 क्षेत्र है एग्रो क्लाइमेट जोन, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की जो फसल है, फसल में या किसी फसल में 120 किलो नाइट्रोजन हमको देना है, क्वेश्चन पूछा है 120 किलो नाइट्रोजन देने के लिए कितना किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होती है, तो आपको बताना है 120 किलो नाइट्रोजन देने के लिए कितना किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। तो आप लोग देखे होंगे यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, 46% पाया जाता है यूरिया में नाइट्रोजन, ठीक है। तो 46% नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में, मतलब कि क्या इसका अर्थ है, मतलब कि 100 किलो यदि हम यूरिया लेते हैं तो उसमें हमको 46 किलो नाइट्रोजन मिलेगा। 50 किलो की आती थी बोरी, उसमें हमको नाइट्रोजन ओनली 23.6% मिलता था, ठीक है, 23 के आसपास, मतलब 23 किलो हमको नाइट्रोजन मिलता था। परसेंट का मतलब वो किलो ही है, यदि हम 100 किलो टोटल 100 किलो मानते हैं तो उसमें 46% मतलब 46 किलो हमको नाइट्रोजन मिलेगा। तो उसमें पूछ रहा है कि हमको 120 किलो नाइट्रोजन देने के लिए कितना किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। 46 किलो नाइट्रोजन के लिए हमको 100 किलो आवश्यकता होती है, तो 120 किलो के लिए कितना आवश्यकता होगी। इसमें आप लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पर हम कर देते हैं 46, इसको थोड़ा सा दिक्कत है, हाँ अब देखते हैं। 46 के लिए हमको 100 आवश्यकता है, 120 के लिए 100/46 गुणे 120, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 50 से कटेगा ये, इसको कटेंगे 23 से कटेगा, 12×5 = 60, 600 भागे 23 करेंगे, ठीक है, 600 भागे 23 करेंगे, इसको लगभग इसको 260 kg आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 260 kg नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। 16 नंबर पे 260 kg। नेक्स्ट आ जाते हैं 17 नंबर पर, आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत रखा जाता है। बायो फर्टिलाइजर होता है एक केमिकल फर्टिलाइजर होता है, तो उसमें कौन सा बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत रखा जाता है, तो कौन सा हो जाएगा बायो फर्टिलाइजर, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, ब्लू ग्रीन एल्गी खाद। तो आपको बताना है इसमें बायो फर्टिलाइजर, जो बायो फर्टिलाइजर है, इसमें बायो फर्टिलाइजर में आता है राइजोबियम आता है, और उसके बाद नीली हरित सवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी इसको बोलते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, ब्लू ग्रीन एल्गी खाद। और वहीं अन्य बायो फर्टिलाइजर कौन कौन से, एजेटोबैक्टर होता है, और वहीं एजोस्पाइरिलियम होता है, फास्फेट घोलक आदि जैव उर्वरक होते हैं, बायो फर्टिलाइजर होते हैं। गोबर की खाद ये सब होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ये बायो फर्टिलाइजर नहीं होता है। कंपोस्ट
खाद, गोबर की खाद, ये ऑर्गेनिक खाद होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं, और हरी खाद होता है, ग्रीन मैन्योर होता है। तो एक ही ऑप्शन बचा बायो फर्टिलाइजर, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 नंबर। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में गन्ने की औसत उपज कम होने के कारण क्या है? तो इसका क्या कारण है? दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में उपज जो है गन्ने की औसत कम होती है। तो उसका क्या है? जलवायु की दिशा होती है, जलवायु इसको प्रभावित करता है। गन्ने की जो बुआई होती है अधिसाली, अधिसाली के रूप में जब होता है गन्ने की बुआई, अधिसाली जो सीजन होता है गन्ने की, उसमें जून जुलाई में बुआई करते हैं। गन्ने की 2 सीजन में बुआई होती है, एक जून जुलाई में होती है, ठीक है, और एक वहीं अक्टूबर नवंबर में भी होता है। तो ऐसे में जो अधिसाली होता है जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और इसकी कटाई अगले साल होती है दिसंबर से जनवरी के बीच में। तो वहीं उसी समय दूसरा भी हम दिसंबर से जनवरी के बीच में हम नवंबर के अक्टूबर नवंबर में हम दूसरे सीजन की भी बुआई कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो उत्तर भारत का जो वानस्पतिक वृद्धि सबसे ज़्यादा होती है, तो उत्तर भारत का उस समय टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इस कारण वो जलवायु में उतना ज़्यादा वो अपनी वृद्धि नहीं कर पाता है, वानस्पतिक वृद्धि नहीं कर पाता है। तो दक्षिण भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा होती है। तो जलवायु की दशा इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेलेरिस माइनर खरपतवार किस फसल से संबंधित है? ये आपको सबको पता है, फेलेरिस माइनर इसको बोलते हैं गेहूं का मामा हिंदी में। तो इसको कहा ये किस में पाया जाता है? गेहूं में। गेहूं की फसल का यह प्रमुख खरपतवार है। और कौन कौन से हैं? इसका गेहूं का मामा नाम हो गया, गेहूंसा इसको बोलते हैं, और गेहूं में बथुआ भी पाया जाता है, जंगली जई हो गया, ये सब खरपतवार हो गए। धान में कौन कौन से खरपतवार पाए जाते हैं? धान में मोथा हो गया, जंगली धान हो गया, सेवई हो गया, भांगरा हो गया, ये सब धान के खरपतवार हैं। मक्का में कौन से खरपतवार होते हैं? इसमें मोथा हो गया, उसके बाद अन्य जो फसलें होती हैं खरीफ सीजन की, वो सब मक्के से संबंधित होती हैं। उसमें भी मोथ हो गया, सेवई हो गया, भांगरा हो गया, बानरा हो गया, ये सब मक्के का खरपतवार पाया जाता है। चने में भी वही है, मुख्यतः रबी सीजन की गेहूं की जो फसलें में पाई जाती हैं वही इसमें भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुगंध 5 किस फसल की प्रजाति है? सुगंध 5 किस फसल की प्रजाति है यह? तो पूसा सुगंधा, इसको यहाँ पर नाम सही से नहीं दिया गया, इसको पूसा सुगंधा बोलते हैं। तो यह धान की फसल है, ठीक है, धान के एक प्रजाति है जो कि हरियाणा के क्षेत्र में इसकी ज़्यादा उपज ली जाती है। सेमी ड्वार्फ या एक वैरायटी होती है यह पूसा सुगंधा, बासमती की किस्म है, इसको बासमती की किस्म भी बोलते हैं। अन्य किस्में कौन कौन सी हैं धान की? तो वही जया हो गया जो सबसे पहले ड्वार्फ वैरायटी, हाइब्रिड जया, रत्ना, जलमग्न, वृद्धि, लूनी, IR8, IR24, ये सब अन्य किस्में हैं। नेक्स्ट आ जाता है बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो बरसीम का वानस्पतिक नाम, तो मैंने आपको बताया था जितने भी फसल है एग्रीकल्चर में सबका वानस्पतिक नाम आपको पता होना चाहिए, और फैमिली, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बरसीम का होता है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम होता है यह। फैमिली इसकी होती है फेबेसी, फेबेसी फैमिली के आता है बरसीम, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम। और वह ट्राइफोलियम रैपिंस क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सब अन्य किसी की ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम ही बरसीम की वैरायटी है। कार्कोरस स्पीसीज जो होता है वो जूट का होता है, ढैंचा का होता है सीसेबिन एक्यूलेटा होता है, ये सब फेबेसी कुल के ही फैमिली होते हैं। मेडिकागो सटाइवा होता है लूसर्न का होता है, ठीक है। चाइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा ये होता है ग्वार का होता है। क्लस्टर बीन ये भी फेबेसी कुल के फैमिली होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धान में अधिकतम कल्ले बनने एवं बाल शुरू होने के बीच के समय को क्या जाना जाता है। इसका मतलब बोल रहा है जो धान में सबसे ज़्यादा कल्ले बनते हैं और वही बाली शुरू होने के जो बीच का समय होता है उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं। तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव लेगलेस फेज। वेजिटेटिव लेगलेस फेज, इसमें क्या होता है कि यह एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है फसल की जिसमें सबसे ज़्यादा उसमें वृद्धि जो होती है इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें धान में सबसे ज़्यादा कल्ले बनते हैं और वहीं उसमें बालियाँ निकलने शुरू होती, मतलब जिसको बोलते हैं रेड़ता है, धान रेड़ रहा है, उस अवस्था को वेजिटेटिव लेगलेस फेज बोलते हैं। ट्रांसप्लांटिंग फेज क्या होता है, ट्रांसप्लांटिंग फेज ये होता है जिस अवस्था में हम लोग उसको नर्सरी तैयार करके उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, वो ट्रांसप्लांटिंग फेज होता है। सीडलिंग अवस्था क्या होती है, सीडलिंग अवस्था सबसे पहली अवस्था होती है जिसमें हम लोग नर्सरी तैयार करने के लिए बीज की बुआई करते हैं, ठीक है, वो सीडलिंग अवस्था होती है। टिलरिंग अवस्था क्या होती है, टिलरिंग अवस्था होती है जब हम लोग ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं उसके बाद उसमें जो शाखाएं निकलती हैं अन्य, वो टिलरिंग अवस्था होती है। इसको आपको सीरियल वाइज भी लगाने को अगर आता है तो उसमें हम लोग सबसे पहले सीडलिंग फेज करेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग होता है, फिर टिलरिंग होता है, फिर उसके बाद आता है वेजिटेटिव लेगलेस अवस्था, फिर उसके बाद आता है पेनिकल। पेनिकल क्या होता है, पेनिकल जो होता है जो उसमें बालियाँ निकलती हैं वो पेनिकल होता है, उसमें जो छोटे छोटे, उसके बाद वो फूल बनते हैं पेनिकल से, फिर उसके बाद सीडलिंग का मतलब वो होता है फ्रूट बनने की अवस्था, तब होता है दाने बनते हैं, फिर लास्ट में पाइप एंडिंग ऑफ द फ्रूट होता है। तो ये मैंने पूरा फेज बता दिया फसल का, टाइम पीरियड से लेकर, और इसका टाइम पीरियड नहीं पूछता कितने से कितने दिन तक होता है, ये आप लोग नॉर्मली आप लोग देख लेंगे तो बता सकते हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फेज ज़रूर जानिएगा। और वहीं धान में जो होता है सफ़ेद मक्खी, जो कि धान का जो पॉलिनेशन होता है सफ़ेद मक्खी का होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा जिंक की कमी से खायरा डिजीज भी होता है, वो होता है। और वहीं एलाक्लूर, इसमें खरपतवार के यूज के लिए एलाक्लूर का भी इस्तेमाल करते हैं। ये धान की फसल के महत्वपूर्ण होंगे। धान की साइंटिफिक नेम होता है ओराइजम सटाइवम होता है, ठीक है, ग्रैमिनीकुल का फैमिली होता है। और वहीं धान के खेत में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाया जाता है। धान के उत्पादन में मतलब कि वही धान चावल तब एक ही है, राइस पैडी से जो भी आए सब एक ही है। इसके उत्पादन के क्षेत्र में हम बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, सेकंड नंबर पर इंडिया में होता है। और वहीं इंडिया में वो बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद प्रोडक्शन की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में होता है। और वहीं प्रोडक्टिविटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का नहीं, मतलब वही प्रोडक्शन वही प्रोडक्टिविटी एक ही है। प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और उसका एरिया, तीन चीज़ें होती हैं। प्रोडक्शन मतलब ओवरऑल उत्पादन होता है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर एरिया मैक्सिमम प्रोडक्शन, और वहीं एरिया का होता है कितने सब क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उसका बुआई की जाती है, खेती की जाती है। तो एरिया जो होता है उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, और वहीं प्रोडक्शन में पश्चिम बंगाल है। और वहीं व्हीट की बात करें तो प्रोडक्टिविटी पंजाब की सबसे ज़्यादा है, एरिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। और वहीं बात करें तो शुगर केन की, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा आगे आने वाले एग्जाम जो भी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है शुगर केन और शुगर, मतलब कि चीनी और गन्ने के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन। तो दोस्तों कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो आगे हम चलते हैं। उत्तरी मैदान में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय क्या है। जो उत्तरी मैदान मतलब हमारे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र जो आते हैं उसमें आलू की जो मुख्य फसल के बुआई का जो समय है वो बताना है। तो आलू की बुआई का समय क्या है, अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा। अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा में हम लोग आलू की बुआई करते हैं मुख्य फसल के रूप में, मतलब कि 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच हम लोग इसका मुख्य फसल के रूप में इसका बुआई करते हैं। वहीं अगेती की अगर बात करते हैं तो अगेती के रूप में हम लोग
सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के प्रथम पखवाड़ा ये अगेती का होता है। और वहीं जो पछेती की बात करते हैं तो वो नवंबर का प्रथम पखवाड़ा। ये 3 क्षेत्र हैं। और वहीं इसकी दूरी बात करें तो 45 गुणे 15 सेंटीमीटर इसमें रो टू रो कॉलम टू कॉलम दूरी होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो होता है, पहाड़ी क्षेत्र में मार्च अप्रैल में बुआई की जाती है। बोने की गहराई 6 से 8 सेंटीमीटर और बीज की मात्रा 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर। नेक्स्ट को जाते हैं, उर्द की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग की जाती है। तो उर्द की फसल मतलब दलहनी फसलों में हम लोग क्या यूज कर देते हैं, इसमें से फ्लूक्लोरेलिन। उर्द की फसल में फ्लूक्लोरेलिन हम इसमें यूज कर सकते हैं मुख्य फसल के रूप में। पेंडिमेथिलिन व फ्लूक्लोरेलिन। 2,4-D हम चौड़ी पत्तियों के लिए करते हैं जिसमें गेहूँ मुख्य फसल के रूप में होता है। एट्राजिन हम मक्का व गन्ने के फसल में करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, फ्लूक्लोरेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाते हैं। स्पीड देखिए, हम तो बताने को पूरा बताते चले जाएंगे लेकिन थोड़ा सा जो ऑप्शन डिस्क्राइब कर देते हैं इससे कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे जो डायमेंशन बनते हैं क्वेश्चन उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट आता है मक्का की बुआई 50 गुणे 20 सेंटीमीटर पर करने पर प्रति हेक्टेयर में कितने पौधे होंगे। तो प्रति हेक्टेयर में कितने पौधे होंगे, तो इसको हम लोग जो भी होगा इसका मल्टीपल ही होगा, 50 गुणे 20 का मल्टीपल ही आएगा। तो उसमें हम लोग देखेंगे पौधे के प्रति हेक्टेयर हम यदि हम ज्ञात करें तो 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है प्रति हेक्टेयर। जो पौधों की संख्या ज्ञात करनी है तो फिर पौधों के बीच की दूरी हम उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर है तो उसको हम सेंटीमीटर में दिया गया है तो उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, बटे अपान कर देंगे 50 गुणे 20 से, तो कुल आ जाएंगे कितने पौधे आ जाएंगे, लगभग वही पूरा एग्जैक्ट करके 1 लाख। ठीक है, 1 लाख पौधे, ऑप्शन नंबर डी सही है। हरी खाद के लिए कौन सी फसल प्रयोग में लाई जाती है। सबको पता है हरी खाद के लिए ढैंचा। ठीक है, ढैंचा हरी खाद के लिए होता है। ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की किस्म। ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए धान की किस्म कौन सी है इसमें, तो उसमें आ जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, CSR 13। CSR ये ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए धान की किस्म है। पंत धान 4, सरजू बावन ये सब सिंचित क्षेत्रों के लिए, उपजाऊ भूमि के लिए ये सब होती हैं। सरजू बावन पंत धान 4 बैक्टीरियल लीफ रोधक भी होते हैं ये दोनों। और वहीं CSR 13 जो होता है ये ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की किस्म है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र है। सर्वाधिक फसल चक्र सबको पता है ये धान और गेहूं का होता है, इसमें कोई बात नहीं। मक्का, आलू, गेहूं, मूंग का फसल चक्र का एक उदाहरण है। मक्का, आलू, गेहूं और मूंग फसल चक्र का एक उदाहरण है। तो कौन से फसल चक्र का उदाहरण है, तो होता है ये, तो आपको बताना है ये फसल चक्र का कौन सा उदाहरण है ये, तो ये होता है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग के ये उदाहरण होता है। तो ये रिले क्रॉपिंग क्या होता है, इसमें पूर्ववर्ती फसल के कटने से पहले ही हम आगामी फसल के कटने से पहले उसके फसल को हम बुआई कर देते हैं। जैसे मक्का हो गया, फिर आलू हो गया, गेहूं हो गया, मूंग हो गया, ये फसल चक्र सघनता इसका 400% होता है। फसल चक्र सघनता क्या होती है, फसलों की संख्या बटे एनुअल, फसलों का वर्ष गुणे 100, ये करके बटे कर देते हैं, गुणे 100 कर देते हैं, बटे 1। 4 फसलें हैं और इसका सभी 1 वर्षीय फसल है, 1 वर्ष में ही होती है ये।
तो वहीं 100 से गुणा करेंगे, इसका फसल सघनता आ जाएगा 400। अंतः फसली क्या है? अंतः फसली जो होती है, जो दो फसलों के बीच में उसका कोई बड़ी फसल के बीच में एक उसके बीच में छोटी फसल को हम उगाते हैं, उसको अंतः फसली कहते हैं। तो रिले क्रॉपिंग इसका एक फसल चक्र का उदाहरण है। गन्ना में रैटून स्टंगिंग के कारण, रैटून स्टंगिंग के कारण क्या होता है गन्ने में, जो कि एक बीमारी है। यह किस में देखने को मिलता है? ये पेड़ी वाले फसलों में ज़्यादातर ये मिलती है। यह वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, यह वायरस जनित बीमारी मतलब विषाणु जनित बीमारी होता है। और इसकी रोकथाम के लिए हम गर्म जल का उपचार करते हैं और वहीं रोग रोधी किस्म का बुआई करते हैं। यूपीएस 120 एक किस्म है। यूपीएस 120 किसकी किस्म है? यह अरहर की फसल है, जो कि 120 दिन में पकने वाली अगेती जाति की फसल होती है। और यह प्रजाति उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के लिए उपयुक्त होती है। अब आ जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक सिंचाई उपलब्ध होने की स्थिति में गेहूं की फसल की सिंचाई करनी चाहिए। एक सिंचाई की उपलब्धता यदि है गेहूं की फसल में, तो किस समय हम सिंचाई करेंगे? तो मुख्यतः गेहूं की फसल में 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो यदि एक सिंचाई है तो उसको क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राई स्टेज बोलते हैं। मतलब कि ये 21 दिन पर करनी चाहिए, मतलब कि ताज़ा मूल जड़ की अवस्था होती है ये, यदि एक सिंचाई है। यदि 2 सिंचाई है तो क्या करेंगे? पहला फेज तो क्राई पे करेंगे, दूसरा पुष्पन अवस्था पर करेंगे। यदि 3 सिंचाई है तो पहला क्राई करेंगे, दूसरा जब गांठें बनती हैं, और तीसरा जब फ्रूट का जब दूध लेता है उस समय, दूधीय अवस्था पर। तो 3 सिंचाई की आवश्यकता पर ये पूछता है। तो गेहूं की फसल में एक सिंचाई उपलब्ध होने पर ताजमूल जड़ की अवस्था का हम सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट आता है, कौन से प्रदेश में केले की सर्वाधिक पैदावार होती है? कौन से प्रदेश से ज़्यादा केला होता है? तो आपको बताना है कहाँ होता है केला। केला सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, दूसरे पर गुजरात, फिर महाराष्ट्र। ये सब केले के अग्रणी राज्य है उत्पादन में। सफ़ेद बैगन किस रोग निवारण के लिए उपयोगी होता है? ये सबको पता है। ये सफ़ेद बैगन मधुमेह के लिए, जो मधुमेह रोग निवारक होते हैं उसके लिए उपयोगी होता है। ऑयल भी पूछता है, सोयाबीन का ऑयल हो गया, सूरजमुखी का ऑयल हो गया। ये जिनका हृदय रोग संबंधी बीमारी है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होता है। मिर्च का बहुवर्षीय प्रजाति है। मिर्च का इसमें कौन सा बहुवर्षीय प्रजाति है आपको बताना है? तो कौन सा है? पूसा सदाबहार। पूसा सदाबहार ये मिर्च के बहुवर्षीय प्रजाति है। यह लगभग वर्ष में 2-3 फसलें दे देती हैं, इसलिए इसको बहुवर्षीय बोलते हैं। और वहीं और इसकी अन्य वैरायटी कौन कौन सी है? पाड़कंचन, जो मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी किस्म होती है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से किसके कारण करेला में कड़वापन होता है? करेला में कड़वापन किसके कारण होता है? वो आपको देख लीजिए, ऑप्शन काट देते हैं। कैप्सेसिन होता ही नहीं। कैप्सेसिन किस में पाया जाता है? कैप्सेसिन आपको मिर्च में जो तीखापन होता है, चरपराहट, ये होता है। करेले में कड़वाहट जो होता है वो होता है मेमोडिकोसिन के कारण होता है। निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म का फल नाशपाती के आकार का होता है? तो होता है कौन सा? पंजाब छुहारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंजाब छुहारा पूछता है किसकी वैरायटी है। पंजाब छुहारा किसकी वैरायटी? टमाटर की वैरायटी होती है। ठीक है, ये पंजाब छुहारा टमाटर की वैरायटी है। ये फल जो नाशपाती के आकार का होता है। नेक्स्ट रहता है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। नेक्स्ट आता है, गेंदा के प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? गेंदे के फूल की बुआई करते समय प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है?
और इसके जो भी महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है उसको याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में AGTA के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जितने भी उत्तर प्रदेश में, जैसे कि वाराणसी में हो गया भारतीय सब्जी अनुसंधान अनुसंधान संस्थान। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपको बताना है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली। वहीं IISRR भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। वहीं पर CMAP कहाँ पर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट का जो होता है वो होता है लखनऊ में। तो ये सब जरूर याद रखना। गेंदा का प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होता है, वो होता है 2 किलो पर हेक्टेयर। नेक्स्ट आता है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्लेडियोलस की प्रजाति है। ठीक है, कौन सी है ग्लेडियोलस की प्रजाति है, गुलदाउदी। ठीक है, ग्लेडोलियस किसको बोलते हैं, गुलदाउदी को। तो कौन सी प्रजाति है, ज्वाला, गजल, प्रियदर्शनी, ये तीनों ही प्रजाति हैं, ये उपयुक्त सभी। तो ग्लेडियोलस की निम्न प्रजाति कौन सी है, यह प्रजाति NBRI जो कि लखनऊ में स्थित है, नेशनल ब्यूरो ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा निकाली गई थी। इसमें 14 से 18 फ्लोरेट्स होते हैं और यह एक वैरायटी होती है गुलदाउदी की। ज्वाला किस्म जो थी NBRI द्वारा निकाली गई थी। वहीं गजल भी NBRI से निकाली गई थी। उसके बाद प्रियदर्शनी जो होता है ये होता है IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च, ये कहाँ पर है, बेंगलुरु में, वहाँ से ये निकाली गई थी। अन्य वैरायटी कौन कौन सी हो जाती हैं, मोहनी, मनमोहन, अर्चना, मुक्ता, पीताम्बर, त्रिलोकी, अप्सरा, ये सब अन्य वैरायटी हो जाती हैं ग्लेडोलियस की। तो दोस्तों इस प्रकार से आज थोड़ा सा लंबा क्लास हो जाएगा 80 क्वेश्चन तक। आज हम 40 क्वेश्चन ही करते हैं आधा। ठीक है, 40 क्वेश्चन तक आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। मैंने पूरा विधिवत तरीके से सभी ऑप्शन का, उसको जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते थे मैंने व्याख्या किया है। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको क्लास से ज़्यादा देखने से ज़्यादा आपको सुनने पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एक एक चीज़ जो मैंने पूरी व्याख्या किया हूँ वो कहीं ना कहीं से वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और देखना यहीं से AGTA का क्वेश्चन बनेगा। तो जो भी हमारे भाई लोग AGTA के आगे आगामी एग्जाम है, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, किसान बैच में जो कि हम थ्योरी क्लास करवाए हैं, 1 लाइनर, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार क्लासेस चल रही हैं। अभी कुछ दिनों उसमें क्लासेस नहीं आ पा रही हैं, अभी उसमें करीब कई सारे वीडियो पढ़ चुके हैं, लगभग एग्रोनॉमी को टॉपिक ख़त्म हो चुका है उसमें। तो आगे भी हम उसको लाएंगे पूरा। और वहीं उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए भी क्लासेज हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल देखेंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ से भी आप क्लास कर सकते हैं। और बाकी ये उसके साथ साथ ही एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट मिक्स है, जो कि ओनली एग्रीकल्चर का ये करा रहे हैं। अभी लास्ट में हम आपको पूरा प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है, और बिल्कुल आपको एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख लीजिए 2 एग्ज़ाम स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम पहले कराया जाएगा। आपको AGTA का एग्ज़ाम बिल्कुल अप्रैल में होगा। ठीक है, अप्रैल तक होगा तो होगा, जून के पहले पहले आपको फाइनल हो जाएगा, एग्ज़ाम सब हो जाएगा। इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए 26 को कट ऑफ आता है, 27 को एग्ज़ाम डेट दे देता है, मतलब अभी कट ऑफ आया, फरवरी में एग्ज़ाम है। तो ऐसे में आप लोग तैयारी करते रहिए, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। तो मैंने आज 40 क्वेश्चन बता किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि कोई इसमें का क्वेश्चन डाउट हुआ हो तो उसमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में इसी के प्रैक्टिस सेट में 40 के आगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।